हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट्स। अभी ग्राफ बताऊंगा ना स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो इलास्टिक लिमिट भी उसमें होती है, लेकिन पहले हुक्स लॉ अगर समझे तो हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इलास्टिक लिमिट्स के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ किसी भी मटेरियल के लिए। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर करें तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। दिस इज डिनोटेड बाय ई। जैसे हमने यंग्स मॉडुलस किए थे तो वो सबके लिए मैंने ई लिख दिया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किया था, बल्क मॉडुलस किया था, वही तो था ये, तो ई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसका ग्राफ कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच अगर ग्राफ बनाऊं तो इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y, अगर इसको क्या है y मान ले, इसको ये क्या हो जाएगी? फिर स्ट्रेस को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस टेकन ऑन y एक्सिस एंड स्ट्रेन टेकन एज x एक्सिस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये जो स्लोप है, स्लोप इज गिवन बाय दिस ई, इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है ना ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, ये जो है मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक, तो यहां पर टेन थीटा जो है वो ही ई है। ठीक, अब लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्या होता है कि वाई एक्सिस वो स्ट्रेस को नहीं लेता, वाई एक्सिस वो स्ट्रेन को ले लेता है। तो अगर स्ट्रेन को लेगा तो ग्राफ क्या बन गया? ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि अब क्या हो जाएगा? अगर यहां से मैं देखूं तो क्या बन गया? स्ट्रेन को अगर वाई एक्सिस लेना है तो स्ट्रेन को मैं लिख दूंगा 1 बाय ई, स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 बाय ई इंटू स्ट्रेस। ये बन गया। ठीक, तो ग्राफ तो अभी भी क्या है? y इज इक्वल टू mx, लेकिन अब स्लोप जो है इस ग्राफ की वो 1 बाय ई के इक्वल है। ठीक है, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब जो ये थीटा है, दिस इज टेन थीटा, दिस टेन थीटा इज गिवन बाय 1 बाय ई। तो ये चीज हो जाएगी बस। अच्छा, अब अगर हम देखें, अब एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये कर्व है, कमेंट ऑन E1 एंड E2। और कर्व कैसे दे दिया? ऐसे दे दिया। कर्व जो है वो ऐसे दे दिया। ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, और दो मटेरियल्स के लिए कर्व दे दिया, मटेरियल 1, मटेरियल 2। दिस इज मटेरियल 1, दिस इज मटेरियल 2। ठीक, अब इसमें पूछ लिया कि कमेंट करो E1 और E2 पे, मतलब कौन सा ज्यादा कौन सा कम। इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? E1 E क्या होता है? स्लोप के बराबर। तो इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, यही तो है ना, थीटा 1 थीटा 2। तो टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 है। और टेन थीटा 1 किसके इक्वल है? E1 के, और ये किसके इक्वल है? E2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? E1 ग्रेटर देन E2 हो गया। ठीक, अगर अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये स्ट्रेस को यहां पर स्ट्रेन ले ले। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक, और ये हो गया स्ट्रेस, और सेम क्वेश्चन पूछ लिया। अब कैसे करेंगे? अब इसमें क्या हो गया कि अब ये वाली चीज बन गई, अब ये वाली चीज बन गई। तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 उसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? कम। ये कम है तो ये ज्यादा। तो जिसका ये ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी कम। तो अब की बार क्या हो गया? ये ज्यादा है, टेन थीटा 1 ज्यादा है, टेन थीटा 2 कम है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? E1 लेस देन E2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लोप है वो ज्यादा है। ठीक, ज्यादा है तो E1 कम है। तो ऐसे ऐसे आंसर करना होता है। तो अभी क्वेश्चन क्या था? मान लो यही था, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ठीक, तो इसमें तो अगर ऐसे होगा तो E1 ग्रेटर देन E2 है, क्योंकि फिर ये लागू होगा।
अच्छा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा। फिर इस पे सेकंड पार्ट पूछ लिया, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी, एक लेमैन तो ये समझता है कि जितना ज्यादा खिंच जाएगा, जैसे रबड़ है तो रबड़ जो है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होनी चाहिए। तो फॉर ए गिवन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेन ज्यादा है मतलब कि ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा खिंच जाता है, फॉर अ लेमैन, लेमैन कैसे सोचता है? फॉर अ लेमैन, लेमैन के लिए क्या है? फॉर ए गिवन स्ट्रेस, जितना भी स्ट्रेस दिया जाए, फॉर ए गिवन स्ट्रेस, इफ स्ट्रेन इज मोर, द मटेरियल, इस पे लिख लो फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी गिवन मटेरियल, ठीक है, फॉर एनी गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन स्ट्रेस, किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस लगाया, कोई गिवन स्ट्रेस था, अगर उसका स्ट्रेन ज्यादा आता है, उसमें स्ट्रेन ज्यादा आता है, देन दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक, देन दैट मटेरियल इज मोर इलास्टिक, क्योंकि ज्यादा खिंचाव आ गया तो बस लेमैन तो उसी को इलास्टिक ज्यादा मान लेता है। बट फिजिसिस्ट ऐसे नहीं सोचते। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या डेफिनेशन है फॉर अ फिजिसिस्ट, हमें जो फॉलो करनी है, फिजिसिस्ट, ठीक, वो क्या कहती है? फॉर फिजिसिस्ट, किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, फॉर एनी गिवन मटेरियल, ठीक है, फॉर एनी गिवन मटेरियल, ठीक, फॉर गिवन स्ट्रेस, स्ट्रेन, इफ स्ट्रेन इज मोर देन इट इज लेस इलास्टिक, ठीक है, उल्टा सोचता है फिजिसिस्ट, लेस इलास्टिक है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट ये माना गया है कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा जो बहुत जल्दी अपनी स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है, जो ज्यादा खींचे वो ज्यादा इलास्टिक नहीं माना गया फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो ज्यादा इलास्टिक माना गया है कि जो जितना भी खींचे फॉर ए गिवन स्ट्रेस जो भी है वो जल्दी से वापस आए। तो इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रेन अगर कम होगा तो जल्दी वापस आएगा। तो हम इस एंगल से बोल सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट, या फिजिक्स की दृष्टि में स्टील ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि फिजिक्स की दृष्टि में वो ज्यादा इलास्टिक होता है जो बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाए व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड, फोर्स इज रिमूव्ड। तो स्टील जो है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा पहले तो फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए, और फिर ये बहुत जल्दी वापस आ जाता है, तो जल्दी जो वापस आता है, रबर उतनी जल्दी वापस नहीं आती, ठीक, तो जो जल्दी वापस आता है वो ज्यादा इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो और फिर फॉर ए गिवन स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होना चाहिए? ज्यादा होगा तो वो लेस इलास्टिक है। तो इसका मतलब अगर जो रेशो है हमारी, उससे अगर हम देखें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये रेशो इज इक्वल टू क्या होता है? ई होती है, या अगर सॉलिड है तो हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के लिए, गैस के लिए हम बल्क लेते हैं, बल्क मॉडुलस बी लेते हैं, और ये वाली भी लेते हैं, ईटा भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसी में बात करें तो फॉर ए गिवन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेन ज्यादा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? स्ट्रेन अगर ज्यादा है तो वो लेस इलास्टिक होगा। फॉर ए गिवन स्ट्रेस, ये क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिक क्या होगा? ई इज लेस। किसके लिए? गिवन स्ट्रेस के लिए। अगर स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, मान लो स्ट्रेस में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी देता हूं, दो मटेरियल्स के लिए बराबर स्ट्रेस दिया मैंने, और एक में स्ट्रेन ज्यादा आ गया, मतलब ज्यादा खिंच गया, तो वो ई क्या हो गया? कम हो गया। और ज्यादा खिंच गया तो वो लेस इलास्टिक होता है, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा है वो लेस इलास्टिक है। तो ज्यादा स्ट्रेन है तो लेस इलास्टिक है, तो अगर ज्यादा स्ट्रेन है तो इसका मतलब ई भी कम है, तो ई इज लेस और ई इज लेस, और इसका मतलब है कि लेस इलास्टिक है। तो जिसका ई ज्यादा वो इलास्टिक भी ज्यादा
और जिसका ई कम वो लेस इलास्टिक है, जिसका ई ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब ई किसका ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है, तो ये वाले का ई ज्यादा है इस केस में, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसका मतलब मटेरियल 1 इज मोर इलास्टिक, मटेरियल 1 इज मोर इलास्टिक। ठीक, अच्छा इसको मैं रिवर्स कर देता तो ये स्ट्रेन है मेरा और ये स्ट्रेस है। ठीक, अब इसमें ई किसका ज्यादा है, ई को ही देखना हमें, तो जिसका ई ज्यादा होगा वही ज्यादा इलास्टिक है। तो अब ई किसका ज्यादा हो गया, अब ये वाली चीज फॉलो हो रही है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका ई कम, अब इसकी स्लोप ज्यादा तो इसका ई कम है, तो ये लेस इलास्टिक है। अब क्या है, मटेरियल 1 इज लेस इलास्टिक, इज लेस इलास्टिक, लेसर इलास्टिक। ठीक, अब ये लेस इलास्टिक है। ठीक, मटेरियल 2 से लेस इलास्टिक है। अगर ऐसे स्ट्रेन और स्ट्रेस दिया जाता तो तब हम बोलते हैं कि मटेरियल 1 लेस इलास्टिक है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है तो मटेरियल 1 इज मोर इलास्टिक। तो ग्राफ पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। अच्छा, अब इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी दिया गया है, वो भी समझ लेते हैं। ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड, अब ये तो इलास्टिसिटी समझ गए हम, जिसका ई ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक है। और मैंने वैसे भी बता दिया इसको कंसेप्चुअल वाइज कि फिजिसिस्ट उसको ज्यादा इलास्टिक मानते हैं जो बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, ना कि वो जो लेट आए। ठीक, तो स्टील इज मोर इलास्टिक होगा देन रबर अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट और फिजिक्स। अच्छा, अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी समझ लेते हैं एक बार। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो किसी मटेरियल का प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके ग्राफ प्लॉट किया गया तो कुछ इस तरह का आया। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आया। ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ये पॉइंट बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लो, और ये मान लो ऐसे ऐसे चला गया, ये डी मान लो। इसको ध्यान से समझेंगे। पॉइंट ए क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट नहीं बोलते इसको। ये ए पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली अप टू पॉइंट ए, अप टू पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ए से बी में क्या हो गया, ए से बी में जब ए से बी गए तो फॉर अ गिवन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस इतना गया है तो स्ट्रेन ज्यादा है इसमें। ठीक, फॉर अ गिवन स्ट्रेस फ्रॉम बी ए टू बी, ए टू बी की बात कर रहा हूं, फॉर अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन इज मोर, स्ट्रेन ज्यादा है। ठीक, लेकिन इलास्टिसिटी अभी खत्म नहीं हुई, मतलब कि जैसे इसको यहां से रिलीज करेंगे तो जो लेंथ थी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, यहां तक जो थी तो ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। लेंथ मतलब परमानेंट इंक्रीज नहीं होती खींचने से। ठीक है, बी पॉइंट तक। लेकिन बी से सी जब जाएंगे लेंथ इज नॉट इंक्रीज्ड। ठीक, इस लिमिट में क्या होता है, लेंथ नॉट इंक्रीज्ड। ठीक, अच्छा, बी टू सी में क्या होता है, बी टू सी में स्ट्रेस फॉर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन इज इवन मोर, इससे भी ज्यादा। फॉर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन इज मोर, स्ट्रेन मोर। व्हाट इज दैट इज, जो यहां पर स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेन था इससे भी ज्यादा होता है। स्ट्रेन इज फर्दर मोर, इज फर्दर मोर बोल सकते हैं इसको, फॉर गिवन स्ट्रेस। ठीक, उससे भी ज्यादा होता है ये। ठीक है, तो इसमें भी देखें तो बहुत हल्का सा बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, तो एक तो चीज ये होगी। दूसरा है कि देयर इज परमानेंट इंक्रीज, देयर इज परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ। यहां पर बी से सी जब अगर ले जाएंगे तो फिर ये परमानेंट इंक्रीज, जैसे जितना भी वायर था उसमें परमानेंट इंक्रीज देखने को मिलती है लेंथ में।
जैसे 3 सेंटीमीटर था, अगर बी से सी तक खींच दिया तो फिर ये 3 से कुछ ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो परमानेंट इंक्रीज होती है। तो इलास्टिक बिहेवियर तो कहां तक होता है, बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, ठीक है, दिस इज इलास्टिक बिहेवियर अप टू बी। तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इसके बाद इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहता ना, क्योंकि परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ आ जाती है इसके बाद खींचते हैं तो इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं इस पॉइंट को, और यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है, यील्ड पॉइंट बोलो या इलास्टिक लिमिट एक ही बात है, यील्ड पॉइंट। बी से ये इलास्टिक बिहेवियर है यहां तक, बी तक, फिर बी से डी तक क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर, इसको प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद इंक्रीज आ गई ना लेंथ में, तो खींच के वापस नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो प्लास्टिक बिहेवियर बोला जाएगा। अच्छा, सी पॉइंट तक क्या बताया मैंने कि ये स्ट्रेन ज्यादा होता है और ये होता है। अब सी पॉइंट के बाद क्या होता है, ये टूट भी जाता है डी पर जाकर। सी से डी में हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन कम हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर उठ गया ना तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेन उतना नहीं बढ़ता। लेकिन क्या हो रहा है, डी पे ये फ्रैक्चर, डी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट, प्लास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक। यहां पे ये ब्रेक हो जाता है, डी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट सी द वायर ब्रेक्स एट पॉइंट डी। अच्छा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ टू पॉइंट, प्लास्टिक बिहेवियर ये। अच्छा, अगर लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, मतलब सी के बाद ये डी बहुत दूर जाके आ रहा है ना, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल, उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, ठीक, मोर डक्टाइल। इफ डी इज फर्दर इज कितना दूर, इफ डी इज मोर फ्रॉम इज अवे फ्रॉम सी, जितना ज्यादा ये डी पॉइंट होगा, प्लास्टिक लिमिट जिसपे ये टूट जाता है, ब्रेक फ्रैक्चर पॉइंट है, तो जितना ज्यादा दूर ये डी पॉइंट आएगा तो उतना ही मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा, या हम बोल सकते हैं उतना ही लेस ब्रिटल होगा। ब्रिटल, बहुत ब्रिटल मतलब टूटने वाला, तो लेस ब्रिटल होगा, ठीक। इसी पे बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे, ग्राफ दे दिया दो मटेरियल का और पूछ लिया कौन सा ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा ज्यादा ब्रिटल है, स्ट्रेस स्ट्रेन। अब एक का ग्राफ ऐसे दे दिया, ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। एक का ग्राफ ऐसे दे दिया, ये डी पॉइंट यहीं आ गया, पूछ लिया कौन सा ज्यादा, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, कौन सा ज्यादा डक्टाइल है और कौन सा ज्यादा ब्रिटल है। तो अभी मैंने कहा कि डी जितना दूर आएगा, देखो ये दूर ज्यादा है ना, ये सी से ज्यादा दूर है डी, तो इसका मतलब मटेरियल 1 इज मोर डक्टाइल, मोर डक्टाइल। अच्छा, और ब्रिटल ज्यादा कौन सा होता है, जितना जल्दी आ जाए, अगर डी बहुत जल्दी आ गया तो ये मोर ब्रिटल, तो ये लेस डक्टाइल है और ये लेस ब्रिटल, ठीक। मटेरियल 1 इज लेसर ब्रिटल देन मटेरियल 2 एंड मटेरियल 1 इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल 2, क्योंकि डी पॉइंट देर में आ रहा है तो उतना ही ज्यादा डक्टाइल है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राफ का हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें थी, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।